नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको मोहतरमा कुर्रतुल ऐन हैदर साहिबा का नॉवेल सुना रहा हूँ, चांदनी बेगम। आज इसकी 23वीं किस्त। सुनिए, 23वीं किस्त। फली ने कहा, कम से कम कर्नल दोबुआ तो नहीं, वरना आप फ्रेंची सीख जाती। उस पर ये खूब हंसी। ये साल में 1-2 बार ही हंसती हैं, लेकिन शुक्र है भूत प्रेत आसेब के फेर में ज़्यादा नहीं पड़ी। कान बजने के मसले पर लैला ने अड्डा जारी रखा। सुनो, टॉम साहब कहता था इंसान की खोपड़ी के अंदर 5 ज़हन है, जिनमें से वो उमूमन सिर्फ एक इस्तेमाल करता है। यार, आदमी के एक ही दिमाग ने आफत मचा रखी है और तुम 5-5 ले आई। और टॉम साहब ने कहा कि हर इंसान का एक चौथा डायमेंशन भी है। उसका रिश्ता आदमी से समुंदर और साहिल जैसा है। उसकी लहरें इंसान पर आती जाती रहती हैं। इन लहरों में माजी और मुस्तकबिल दोनों मौजूद हैं। कभी कभी उनका कोई पैगाम इंसान को अंदर ही अंदर सुनाई दे जाता है। और ये चौथा डायमेंशन आदमी की सारी उम्र की टाइम बॉडी है। ज़रूर होगी, गोल करो। और ये टॉम साहब कौन बुजुर्गवार हैं? पिंकी ने कान खड़े किए। मशहूर मुसव्विर और होने वाला मशहूर मुफक्किर। और वाक़या ये है कि वो भी कैलिफोर्निया के पहाड़ों से उतरा था। लारेब फ़न गुफ्तगू यूपी के उर्दू दाही वालों, माफ़ कीजिएगा, लारेब फ़न गुफ्तगू यूपी के उर्दू वालों ही की ख़ास कॉटेज इंडस्ट्री है। मगर बंगाली कम तकरीरी नहीं। अभी से डटकर मुकाबला किया चाहिए, वरना ब्याह के बाद ये बोला करेंगी और हम सुना करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। खंकार कर ज़रा सा ललकारे। सुनो भाई लैला, अभी कोई कतई फैसला नहीं किया जा सकता। ये मामला अभी इर्तिका की भूल भलैया में पड़ा है। आहा, बेटा कैस लाजवाब कर दिया। भूल भलैया? सोच की अंडरग्राउंड ट्रेन पर सवार वो क्षण भर इमाम बाड़ा अरसवी पर रुकी, आगे निकली। सलातीन दक्कन के गमनाक उजाड़, लर्जा खेज जुनूबी तिले, पेशदार तारीख सुरंगें, तेज़ रफ्तार मशल बरदार रहबरों की सदाए बाज़गश्त, इको लिटिल सराइको। हाउ डू यू डू? हेलो लिटिल सराइको, कम डांस विथ मी। हेलो। जी भराया, छंगुलिया से आँख का गोशा खुश्क किया। पुअर डियर सफिया खाला। अंधेरी सुरंग के बाहर अचानक तेज़ धूप कले दौलताबाद की खंदक के सब्ज़ पानी पर फैली। सब्ज़ काई, आबी पौधे, हयात अव्वली के नकूश और ऊपर जाती शकिस्ता कदीम सीढ़ियाँ, ठंडे सायादार दरख्तों के नीचे विराजमान नवादिर फरोश, दौलतमंद गोरे, सयाहों को बेचते वज़नी मोटे टेढ़े मेढ़े अरबी फ़ारसी ठप्पों वाले, शाहान कोहन के चमकीले इंग्लिश हरूफ वाले, गोल सडोल ईस्ट इंडिया कंपनी के, गोया शहर ईमान से अहद डार्विन तलक के सिक्के, जो हलवाहों को खेती के मिट्टी में मिला किए,
जैसे सुना है जुम्मा धोबी रेड रोज में हल चलाता था, तो ट्रेन एक खामखा की ब्रांच लाइन पर चल पड़ी, वापस आई। राइट पिंकी, शायद तुम ठीक कहते हो। मिर्जा ने बाछें खिलाई, कर दिया कायल। शाबाश बेटा कैस। चेहरे पर बुकरातियत तारी करके दोबारा खंखारे। देखो लैला बेगम, ऐसा है कि दूसरा सिगरेट सुलगाया कि हालांकि ये आवाज़ उनकी साइकी के अंधे कुएं की गूंज है जो महज उन्हें सुनाई दी जाती है, जैसे सीप में समुंदर की गुनगुनाहट, अंधा कुआं। लैला, अव्वलीन इंसान तो बोलना ही नहीं जानता था। फ़र्ज़ करो हमारा इर्तिका इस स्टेज पर पहुंच जाए जब हमारे अंदरूनी ख़यालात भी दूसरों को सुनाई देने लगें, हमारे तसव्वुरात सिनेमा स्क्रीन की तरह नज़र आएं। इर्तिका की अगली मंजिलों के लिए अभी लाखों बरस बाकी हैं। हाँ पिंकी, वो रेड रोज़ वाला अंधा कुआं मैंने आते ही मिट्टी से पूरा पटवा दिया था। वहाँ भंग उगाई थी, वो उखड़वा फेंकी। सुना है पहले वहाँ पर हिप्पी जमा हुआ करते थे। पिंकी ने सफिया को आवाज़ दी, छोटी खाला सर्दी हो गई, अब अंदर आ जाइए। फिर लैला को मुखातिब किया, बात महज ये है कि जब ये किसी वजह से बहुत ज़्यादा मुस्तरिब या फ़िक्रमंद होती हैं, उनके दबे हुए खौफ कान की अंबार मिल खराबी की वजह से आवाज़ बन जाते हैं। पिछले दिनों ये तुम्हारी ज़मीन पर अपने किंडरगार्टन की तामीर के सिलसिले में बहुत एक्साइटेड थी। वसवसे फिर सुनाई दिए, मना कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। अब वो इस फ़िक्रे को मंदिर मस्जिद के झगड़े से जोड़ रही हैं। अभी कह रही थी ये ज़मीन ही नहूसत ज़दा है। लैला ने आहिस्ता से कहा, पिंकी ये वहम तो मेरे दिल में भी पड़ गया है। डैडी ने शायद उन गरीब मीरासियों की हक तलफी की। मुकदमा लड़ते लड़ते वो बेचारे पैसे पैसे को मोहताज हो गए और हम अब उस झोपड़पट्टी को उजाड़ने वाले हैं। पिंकी ने सिगरेट का तवील कश लिया। लैला, ये वहम नहीं, तुम्हारे ज़मीर की आवाज़ है। क्या तुम इस आवाज़ को सुनने के लिए तैयार हो? क्या तुम रोज़ हाउस की जगह उन झोपड़ी वालों के लिए सस्ते क्वार्टर बना दोगी? सफिया वापस आती दिखलाई पड़ी। जहाँ तक खाला के औहाम का ताल्लुक़ है, अगर एक फ़ौरन चुप हो गए क्योंकि वो हौस के करीब पहुँच चुकी थी। क्या? लैला ने चुपके से पूछा। एक अदद छोटे खालू। सफिया के कान बहुत तेज थे, जोर से डांटा, बको मत, और कोठी की तरफ चली गई। घूमने जाएं, सैर व सियाहत, कंजूस हैं और हवाई सफ़र से डरती हैं। आज तक मुल्क से बाहर नहीं गईं सिवाय कराची। गरम चादर लपेटे खुश कदम बुआ नमूदार हुई। भैया खासा चुनवाएं? हाँ बुआ, क्या क्या पकवाया है? लैला बिटिया के लिए ख़ास 3 किस्म की मछली, खडले और सालन और कबाब। धुंध में टॉर्च चमकी, बजरी पर कदमों की चाप। आहा मेरा साहब। पिंकी कुर्सी से उठे। आदाब, जीते रहिए। सर से मफलर लपेटे महराज साहब अंदर आए। अभी से ठंड पड़ने लगी। दिसंबर आ गया महराज साहब। लैला ने सलाम किया। मिस सरोश, आप बंगाल से कल आई हैं? जीती रहिए। आप हमारे ज़माने में यहाँ के एक भोले से शायर हुआ करते थे। जीती रहिए। हमारे ज़माने में यहाँ एक भोले से शायर हुआ करते थे। सलाम मछली शहरी।
वही जिनके लिए मजाज ने कहा था कि शायरों के एटम बम है, वो हिरोशिमा पर गिरा था। आप हुमाशिमा पर गिरते हैं। महराज अहमद ने कहा लगाया, आपको कैसे याद रहा? हम लड़कपन में विकी मामू के साथ अदबी महफिलों में जाया करते थे। उनकी एक नज़्म की पहली लाइन थी, आप बंगाल से कल आई हैं बीबी, हमें आपके चचा मियाँ की वफ़ात के मुतालिक मालूम हुआ। अफसोस हिरोशिमा का एक ही फॉल आउट था, ख़त्म हो गया। हमारे कौमी अलमियों के फॉल आउट बेशुमार हैं, न जाने कब तक जारी रहेंगे। इत्तेफाक से अच्छे मौके पर अमेरिका से आए महराज साहब, आप ये गवाही दे सकते हैं कि पीपल वाला मंदिर कोठी के अहाते में शामिल था। अरे बुआ, बस कम से कम 7 किस्म की मछली तो होती। बिल्कुल, दरख्त की खो में एक महादेव जी रखे हुए थे। मुंशी भवानी शंकर सोख्ता ने उसके गिर्द एक चबूतरा बना लिया था। उस पर बैठकर ज्ञान ध्यान करते थे। हमने बरसों ये मंजर देखा। जन्नत मकानी की ज़िंदगी में 7 किस्म की भी पकती थी। वो कौन साहब थे? लैला ने चुपके से दरियाफ्त किया। नाना मियाँ, अपने वक्त के नामवर तरीन गोरमे। जी मेरा साहब, आप यही बयान दे दीजिए। पब्लिक का इस वक्त जो मूड है, हमारा बयान माना जाएगा? पिंकी मियाँ, आज बरसों के बाद हमारे अंदर खाबिदा प्रेस रिपोर्टर जाग उठा। हम सुबह सवेरे ही आपकी साइट पर पहुँचे। वहाँ एक अजूबा देखकर दंग रह गए। बात मामूली है मगर बेहद अलामती। सुनिए, हम लोगों ने एक रेड रोज़ पार्टी बनाई थी। उसके टिकट पर कंबर मियाँ इलेक्शन लड़े। दरांती के अंदर गुलाब और हथौड़ा हमारा निशान था। हम ही ने उसका ब्लॉग बनवाया। पीतल के 2 साइन बोर्ड बरामदे में रखे थे। ये लोगो तीनों रिसालों के सरे वक्त पर छपता भी था। बरसों बाद जब जुम्मा धोबी को हल चलाते हुए वो दोनों प्लेटें मिलीं, उन्होंने मिट्टी से निकालकर मस्जिद की दीवार से टिका दी। आज ये बात हमें वही मालूम हुई। अब जनाबे वाला, मंदिर वालों ने एक तख्ती पर से हथौड़ा और गुलाब खुरच कर दरांती को त्रिशूल बना दिया है। दूसरी पर से मस्जिद कमेटी वालों ने हथौड़ा मिटाकर दरांती को हिलाल और गुलाब, माफ़ कीजिएगा, मस्जिद कमेटी वालों ने हथौड़ा मिटाकर दरांती को हिलाल और गुलाब को हश्त पहलू सितारे की शक्ल दे दी है। दोनों बोर्ड आमने सामने नस्ब कर दिए गए। हम फिर यही कहेंगे कि ये मामला इसी त्रिशूल और इस्लामी सिंबल के चक्कर में ज्वालामुखी बन सकता है। खुशकदम हुआ वापस गई। गवाही की बात पर लैला फिर सोच में पड़ी। किसे मालूम उन तीनों की जान कितनी अजियत से निकली। कंबर, बेला, चांदनी बेसाख्ता मुंह से निकला। कोई गवाह नहीं। मस्जिद भी निजी थी। महराज अहमद ने कहा, गवाही गरम ड्रेसिंग गाउन और कंटोप पहने विकी मियाँ सामने खड़े थे। हम शेखजादों के मुतालिक गवाही देने आए हैं। मान दूर नदी के उस पार सिविल लाइंस में शाम का बिगुल बजा। एड़ी पर घूमकर उसकी बेहद मध्यम आवाज़ की तरफ मुतवज्जा हुए। गौर से सुनो। ला 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 ला
डी डा। बरतानवी पास्तान शनाजों ने कदीम रोमन नोटेशन खोद कर निकाले हैं और रोमन साज और उनके नगमे कंपोज किए हैं, हमने सुने और उनमें से चंद सेकंड की एक धुन और ये नोट पहचाने तो हमने सोचा ये रोमन एम्पायर की छावनियों में बिगुल पर बजाई जाती होंगी और रोमन बरतानिया में शाम के साउंडस्केप में वो चारों अपनी अपनी जगह तन्हा और खामोश कोहरे को देखा किए जो बेआवाज सुरों की तरह मुतहर्रिक था। फिर विकी मियाँ ने कहा, ये सब इब्तिदा से कैसे हुआ और क्यों? आदमी कोई हमारा पिछले 10,000 साल में मेराज अहमद ने कहा, कभी कभी बात बदल क्या हो रहा है यार, कभी कभी बात बदल भी तो गई है, लेकिन मुस्तनिद गवाह भी ढूंढने से मिल सकते हैं। पिंकी ने कहा। विकी चौंके। रोमन ट्रम्पेट और पेन पाइप और बरबत और बतखों और भेड़ों की हड्डियों से बनी वाइकिंग बांसुरियाँ, हड्डियों की बांसुरियाँ, वो मुतवातिर बज रही हैं जब से इंसान पैदा हुआ और मरा। मेराज अहमद ने कहा। वो सब फिर चुप हो गए। किसी ने कुतुब खाने का दरीचा अंदर से बंद कर दिया। मामू मियाँ, कुछ मालूम हुआ? पिंकी की आवाज़ धुंधलके में मलफूफ थी। हाँ, मगर मुकम्मल तौर पर नहीं। न मालूम कितनी तकलीफ में थे जब वो मच्छी भवन से निकाले गए। मेरी चची और कज़िन और उनके आखिरी ख्यालात, आखिरी अल्फाज क्या थे जब वो मारे गए? लैला ने कहा। लेकिन बीबी, मेराज अहमद बोले, हम खुश हैं कि आपके यहाँ दरानती और हथौड़ी की सरकार ने कम से कम एक किस्म की मारामारी तो ख़त्म करवा दी। जी हाँ, लेकिन अब एथनिक GLF ने दार्जिलिंग में, माफ़ करना, हम बहुत अरसे बाद वापस आए, गोरखा लिबरेशन फ्रंट। और नक्सलबाड़ी वालों का क्या हाल है? हमारा कारोबार तो नक्सलबाड़ी में फैला हुआ है और द्वार्स के वर्कर C2 में शामिल हैं। और बीबी ये C2 क्या है? वो चारों बातें करते बारादरी से निकल आए और मकान की सिमत बढ़े। इंशाअल्लाह मैसूर और दार्जिलिंग जा रही हूँ। कलकत्ते से आपके लिए क्या भिजवाऊँ? लैला ने खाने की मेज़ पर निहायत इखलाक के साथ सफ़िया से पूछा। कुछ नहीं, शुक्रिया। अरे छोटी खाला, बंगाली साड़ी भी नहीं? हमारे लिए तो किसी आते जाते के हाथ भिजवा देना। शहला ने कहा। अच्छा तो ढकई? लैला ने फिर दरियाफ्त किया। ढकई? मैं तो इतनी बारीक झनक तारा साड़ियाँ नहीं पहनती। थैंक यू। जरीना सुल्तान नीची आवाज़ में पिंकी से पूछ रही थी। मेराज साहब बार बार आहते सितारा बेगम का जिक्र क्यों करते हैं? अम्मी, अमेरिका में डॉक्टरों ने कैंसर तशखीस किया है, वहाँ इलाज करवाने के बजाय चुपके से घर लौट आए। अभी बतला रहे थे कि उनके लड़के पकड़कर वापस ले जाने के लिए अनकरीब पहुँचने वाले हैं। तवील मेज़ के सिरे पर विकी मियाँ मेराज मियाँ से मुखातिब थे। भाई, हमने तो अपना कुतबा भी लिख लिया है, ये तो हो गया। अब इसके बाद तो ये थी आज की किस्त। कल फिर आऊँगा।
कि अगली किस्त आपको सुनाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।